नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो की हाल चाल गाइज। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो डॉक्टर्स अड्डा। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, अब बात आती है कि हमें नीट 2025 की तैयारी करनी है और उसके लिए हमें टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि भैया सिलेक्शन पक्का हो सके। और उसी के लिए आज मैं ये सेशन लेकर के आया हूं जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टॉपर्स के टाइम टेबल की, कि भाई टॉपर्स का टाइम टेबल किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। और टाइम से ही हम लोग सीखेंगे कि हमें अपने टाइम को किस तरीके से अरेंज करना है जहां पर हम मैक्सिमम चीजें अपने साथ रख सकें। आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो जाना ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज नेट आउटपुट अपॉन मिनिमम इनपुट। तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, इसके लिए हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं। आगे आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू स्टडी 5x स्पीड में, मतलब 5 गुनी ज्यादा रफ्तार में हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल की। गाइज, अगर मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूं तो यहां पर एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। इवन हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, 48 घंटे कोई लेकर के नहीं आता, राइट। एक दिन में 24 घंटे वो आपको भी मिल रहे हैं और वो हर किसी एस्पिरेंट को मिल रहे हैं जो तैयारी कर रहा है। लेकिन उनमें से इफेक्टिव आप कितने घंटे निकाल सकते हैं? कोई बोलेगा सर मैं 12 घंटे तैयारी करूंगा या करूंगी, कोई बोलेगा मैं सर 14 घंटे तैयारी करूंगी, कोई बोलेगा सर मैं 7 घंटे ही तैयारी कर सकती हूं या कर सकता हूं। अगर कुछ भी ऐसा है तो आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने सपना देखा है नीट एग्जाम क्लियर करने का, आप लोगों ने सपना देखा है एक बड़े से बड़े कॉलेज में जाने का, आप लोगों ने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके लिए मिनिमम से मिनिमम डेली के 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। देखो, जिंदगी यही है, जिंदगी भर का आराम होगा अगर आपने अभी से मेहनत करनी शुरू कर दी। और उसी मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे आपके मैं मांग रहा हूं। 14 घंटे में आपका जो मन कर रहा है, आपको 8 घंटे सोना, आपको 10 घंटे सोना है, आपको 6 घंटे सोना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आपको खाना खाने में टाइम लग रहा है, आपको घूमना भी, आपको फोन भी चलाना है, बाकी 14 घंटे में कर लीजिए। ये 10 घंटे आपके मुझे चाहिए। ठीक है, अब जब भी कभी मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो टाइम टेबल बनाते समय मुझे 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। बस उन चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप सुबह 6 बजे उठो, या फिर मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप सुबह 4 बजे उठो या फिर 10 बजे उठो। ये आप लोगों की समझदारी और ये आप लोगों की बातें हैं जहां पर आप जानते हैं कि आपका कंफर्ट लेवल कहाँ है। 24 घंटे में 10 घंटे चाहिए, वो 10 घंटे आप कैसे भी दे सकते हो, सारी रात जग करके भी दे सकते हो, सारा दिन सो करके भी दे सकते हो, या फिर आप लोग सारा दिन पढ़ करके रात को सो करके दे सकते हो। जैसा आपका मन करे आप वैसा अपने शेड्यूल को बनाइएगा, लेकिन ये 10 घंटे आपको चाहिए। अब इन 10 घंटों में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, जब मैं टाइम टेबल बनाता हूं या फिर जब भी कभी कोई टॉपर अपना टाइम टेबल बनाता है तो उसको 3 चीजें जरूर चाहिए। पहली चीज, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे तभी आप लोग जाकर के अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, पीवाईक्यूज लगा पाओगे, मॉक्स लगा पाओगे, डीपीपी लगा पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे। और साथ में आप लोगों की नोट्स, क्योंकि थ्योरी कॉन्सेप्ट भी सीख लिया लेकिन रिवीजन भी तो करना है। रिवीजन किससे करोगे? नोट से ही करोगे। तो आप लोगों का जो टाइम टेबल होगा उसमें आप लोगों की ये 3 चीजें डेली, डेली बोल रहा हूं मैं, डेली आप लोगों के पास होनी चाहिए और डेली आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है। अब थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए, अब हो सकता है ऐसे 10 घंटे हैं, 10 घंटे में से आप बोल सकते हैं कि मैंने 5 घंटे दे दिए थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और नोट्स के लिए, कि साथ के साथ मैं नोट्स भी बनाता हुआ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और साथ में फिर उसके बाद बाकी 5 घंटे मैंने दे दिए आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन साथ में आप लोगों का रिवीजन भी होना चाहिए। साथ में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को भी देखना है कि भाई सही डायरेक्शन में मेरी मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है। कितनी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आप इसी पे ही लेकर के आ सकते हो। इसका एक बेसिकली मैंने एक मेथड बनाया है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल मेहनत करके तैयारी करनी है तो आपको कितने घंटों की ज़रूरत है और किस तरीके से आप तैयारी करें जिसमें आप लोगों का एक जो थ्रेशोल्ड है वो मिल जाए। क्योंकि जब आप थ्रेशोल्ड पार लोगे ना, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। और इसी पे ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जब मैं बात करता हूं नीट एग्जामिनेशन की, तो नीट एग्जामिनेशन है क्या? स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। अब सर स्पीड कैसे आएगी,
एक्यूरेसी कैसे आएगी और इसके बारे में मैं कैसे बात कर पाऊंगा, मैं किस तरीके से चीज़ों को लेकर के जा पाऊंगा, वो चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस, जब मुझे तैयारी करनी है तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपने आप को, या फिर अगर मैं एज अ एस्पिरेंट समझूं तो मैंने अगर अपना टाइम टेबल बनाया तो मुझे क्या करना है। मुझे पूरे के पूरे साल भर में 3000 घंटे चाहिए। 3000 से ज्यादा दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते हो 3000 घंटे, अगर किसी एस्पिरेंट ने अपने लाइफ के 3000 घंटे एक साल के अंदर दे दिए तो उसका सिलेक्शन डन है, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन डन है और बढ़िया से बढ़िया नंबर के साथ डन है। करना क्या है सुनो, मंडे टू सैटरडे आप लोगों की 6 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, प्लस 60 मिनट, जो 60 मिनट्स में बोल रहा हूं वो रिवीजन के देने ही देने हैं। देखो मैं चाहता तो इससे 6 घंटों में इसको 7 घंटे कर देता, रिवीजन नहीं लिखता। मैंने रिवीजन के 1 घंटे अलग से निकाले हैं। मुझे चाहिए कि मैं रिवाइज करूं, जो सारा दिन मैंने किया है, जो सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं, एटलीस्ट 1 घंटा लगा करके वापस से उसे रिवाइज करूं। आप इसे रिवीजन करने का अलग भी तरीका समझ सकते हो, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। आप चाहो तो आप यहाँ पर नोट्स बना के भी रिवाइज कर सकते हो, आप चाहो तो आप ऑडियो नोट्स बना के भी रिवाइज कर सकते हो, आप कैसे भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन 6 घंटे की एक स्टडी जहां पर आप अपने थ्योरी को अच्छा करें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये करना है। साथ में आप लोगों का 60 मिनट का रिवीजन होना चाहिए। 7 घंटे तो ये हो गए, समझते हुए जाना जो बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं। प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो रिवीजन में मैंने आप लोगों को संडे का टाइम दिया है, और ये संडे का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का नहीं है। रिवीजन तो आपको करना ही करना है, डेली का रिवाइज करना है। 60 मिनट को आप 120 मिनट्स भी कर सकते हो, 2 घंटे भी रिवीजन के लिए डाल सकते हो, चीजें रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो देखो एक चीज है जो बिल्कुल सिंपल सी है, और वो यही है कि तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक सेलेक्ट करना है, वैसे क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लूं, और किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ के अगर मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो सर मैं कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने बायो पकड़ा, तो अगर बायो पकड़ा है तो हर चैप्टर से मिनिमम 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री पकड़ोगे तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बायो के मुकाबले थोड़ा कम आएंगे, तो उसमें आप लोगों को 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और फिजिक्स में भी 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कुल मिलाकर के आपके हर चैप्टर पे, अगर फिजिक्स का कोई एक चैप्टर, मान लो फॉर एग्जांपल मैं रोटेशनल मोशन ले लेता हूं, या फिर मोशन इन 1D ले लेता हूं, ठीक है, उसमें भी तुम्हें मिनिमम 300 क्वेश्चंस लगाने। सोचो 300 क्वेश्चंस लगाने में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बाद में तो रिपीट भी होने लग जाएंगे, कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, राइट। कोई चैप्टर टफ भी है तो 300 क्वेश्चंस के अंदर तुम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास प्लस हर चैप्टर से तुमको यहां पर मिल रहे हैं कि 300 क्वेश्चंस, प्लस उसके बाद मिनिमम से मिनिमम 12 साल की पीवाईक्यूज लगाने हैं, सो दैट तुम्हें पता चले कि किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं तुम क्वेश्चन के लेवल को बहुत ज्यादा हार्ड करके तो नहीं पढ़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्वेश्चन के लेवल को बहुत सिंपल कर दिया और फिर उसके बाद पढ़ रहे हो, राइट। और इसमें अपने सिलेबस का ख्याल रखना है, ठीक है। ये वाली चीजों को अगर आप दिमाग में रखोगे, आपकी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से जाएंगी। 3000 प्लस घंटे पे जाना है। प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सैटरडे, मंडे टू सैटरडे का टाइम लिया है। संडे मैंने इंट्रोस्पेक्शन के लिए अलग से रखा है। ये जो संडे है ना मेरे लाल, ये आप लोगों का इंट्रोस्पेक्शन होना है। इंट्रोस्पेक्शन कहने का मतलब क्या है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को संडे इंट्रोस्पेक्शन पे जाएगा। संडे एक ऐसा टाइम होगा जहां पर आप रिलैक्स करोगे। संडे एक ऐसा टाइम होगा जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, इंट्रोस्पेक्शन, अपनी चीजों के बारे में ध्यान देना है, अपनी चीजों का पूरा प्लान बनाना है और उसी प्लान के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब यहां पर जब मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूं कि मुझे 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लोगों को यहां पर अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी करना है। ऐसे ना हो कि आपने एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन लगा डाले, एक ही कॉन्सेप्ट पे 50 क्वेश्चन लगा डाले, वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। और टाइम इज मनी, सो वेस्टेज ऑफ मनी भी है ना। पेन पेपर भी खर्चा होगा, टाइम भी खर्चा होगा, हेल्थ भी खर्ची होगी, हर एक चीज है। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ बढ़िया प्रैक्टिस करते हो जाओ, बार बार प्रैक्टिस करते हो जाओ, जो सो दैट तुम्हें थोड़ा सा फायदा मिले, है ना। काफी टाइम हम लोग ये करते हैं कि हमें चीजें मेमोराइज हो जाती हैं, हम याद कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रट्टाफिकेशन। हमें चतुर रामलिंगम नहीं बनना, हमें रेंचो बनना है, हमें काबिल बनना है। और काबिल बनने के लिए तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं संडे की। गाइस संडे
जब मैं अपने प्रिपरेशन पीरियड में था तब मैं संडे को पढ़ाई नहीं करता था। मैं संडे को तड़प जाऊं लेकिन पढ़ाई नहीं करता था, कुछ नया नहीं पढ़ता था। जो पुराना है उसको रिवाइज कर लिया या फिर इंट्रोस्पेक्ट करता था कि इस हफ्ते मैंने क्या क्या किया है, इस हफ्ते मुझसे क्या क्या मिस हो गया, अगले हफ्ते जो मुझसे मिस हुआ है उसको भी ऐड ऑन करके मुझे क्या क्या प्लान बनाने हैं। मैं इस तरीके से वीक बाई वीक प्लान बनाता था। मेरे प्लान कभी भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के नहीं होते थे। मैं हमेशा वीक बाई वीक और डे बाई डे प्लान बनाता था। सुबह उठता था, पूरा प्लानर बना लेता था, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। फिर उसके बाद अगले दिन आज मुझे ये करना है, और पूरे वीक में देखता था कि भाई पूरे वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है तो मैं किस तरीके से करूं, राइट। इसी तरीके से जब आप काम करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि जैसे क्वेश्चन लगाए, अब फॉर एग्जांपल मान लो 50 क्वेश्चन लगाए, 50 में से 30 बने लेकिन 20 नहीं बने, तो मैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि ये जो 20 क्वेश्चन थे क्यों नहीं बने। क्या इस टॉपिक का मेरा जो दिमाग में आएगा कि क्या इस टॉपिक का मेरा अप्रोच गलत थी, क्या इस टॉपिक से मेरे कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, क्या इस टॉपिक की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, क्या इस टॉपिक के साथ मेरी कोई लड़ाई चल रही है, कोई वीकनेस है ना। इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कहां पर गलतियां कर रहा हूं, क्या और गलतियां हो रही हैं, सो दैट तुम्हें ये चीज पता चले कि जो अगला आने वाला हफ्ता है उसमें तुम्हें गलतियां नहीं करनी है। मंडे टू सैटरडे बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। ये 7 घंटे तो तुम्हारे जाएंगे ही जाएंगे, प्लस उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, प्लस उसके बाद नोट्स बनाओगे, तो मिनिमम 10 घंटे तो तुम्हारे चले ही जाते हैं हर हाल में, कुछ भी कर लो। तो ये 7 घंटे तो तुम्हारी तैयारी की हो गए, प्लस नोट्स बनाओगे, प्लस क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें, तो 10 घंटे मिनिमम आपको देने ही देने हैं। 10-11 से हो जाते हैं, 10 के 11 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 का 12 मत करना, है ना। क्योंकि डेली तैयारी करनी है। एक दिन तैयारी करो, 2 दिन करो, 5 दिन करो, 6 दिन करो, 7वें दिन फिर से जीरो कर लो, राइट। ऐसे मत करना, क्योंकि संडे तो वैसे भी जीरो होने वाला है। संडे को गाइस कितना भी तड़प जाओ मत पढ़ो। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, रिवाइज कर लो, सब कुछ कर लो, संडे इज अ फन डे, ऐसे समझो। और फिर मंडे से सैटरडे लग जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट करने की जरूरत है। तुम रात भर पंखा चलाते हो तो सुबह बंद करते हो ना, क्यों? कहीं पंखा जल ना जाए, है ना। 24 घंटे 7 दिन तो तुम्हारे घर का एसी नहीं चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं करते क्या 24 घंटे तुम्हारे घर की लाइटें चालू रहती है? नहीं, बीच में बंद करते हो, क्योंकि वो भी गर्म हो जाती हैं, वो भी एग्जॉस्ट होने लग जाती हैं। जब तुम लोग कार में भी बैठते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, तो कुछ टाइम के बाद गाड़ी को भी रेस्ट देते हो ताकि टायर फट ना जाए, है ना, चलते चलते। इसी तरीके से दिमाग भी बर्स्ट हो सकता है, तो दिमाग को बर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। तो रट्टाफिकेशन के मुकाबले मैं बोलूंगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस के थ्रू याद रखने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बार बार उनमें टिक लगा लो, और बढ़िया 2 4 5 कलर के पेन खरीद लो, है ना। और जो भी नोट्स में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे उस पर टिक लगाते हुए जाओ। हाइलाइटर्स ले लो, बढ़िया रंग चुंग दो अपनी कॉपी किताबों को, कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें अपने हिसाब से पढ़ना है। और अपने टाइम टेबल पे तुम्हें ये सारी चीजें ऐड ऑन करके जानी है जो चीजें मैं लिख रहा हूं। क्योंकि मैं आप 6वीं 7वीं में नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटा 6 बजे सुबह उठ के पढ़ो, राइट। यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस समय ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे रात को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, रात को मैं ज्यादा अच्छे से शांत मन से पढ़ पाता हूं, क्योंकि रात को फिर मम्मी पापा ये नहीं बोलते ना कि जाओ जाकर के बेटा बाजार से ये सामान लेकर के आ जाओ। रात को तुम किसी दोस्त को फोन नहीं लगा सकते ना, रात को किसी से मिलने नहीं जा सकते ना, रात को तुम्हारे पास कोई मिलने नहीं आ सकता ना, राइट। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर ट्रैफिक भी नहीं होता, जहां पर लोग हल्ला भी नहीं कर रहे होते, है ना, बच्चे खेल भी नहीं रहे, सब शांति से सो रहे हैं। वो शांत माहौल मिल जाता है जिसमें पढ़ाई करने में मजा आता है। तो मैं थोड़ा सा रात को ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं दिन में पढ़ाई करूंगा, मैं दिन में सारी तैयारी करूंगा, लेकिन सेल्फ स्टडी मेरी हमेशा रात को होती थी, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, किसी से फोन में बात कर लें, कुछ कर लें, होता ही नहीं कोई। तो सबसे बढ़िया मुझे रात लगती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी रात लगे। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोग जो 4 बजे सुबह उठते हो, तो 4 बजे उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 बजे उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, जहां पर आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। टॉपर का टाइम टेबल कभी भी डेली सुबह 6 बजे उठ करके जाने वाला नहीं होता। टॉपर हमेशा अपने कंटेंट पे वर्क करता है। हम लोगों ने हमेशा क्या करा है, हमेशा से बस सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भाई तुम्हारा मान लो 15 मिनट और ज्यादा नहाने का मन कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल मुझे 15 मिनट में ही नहाना है। नहीं भाई, नहा लो, जी भर के नहा लो, कम से कम दिमाग तो शांत रहेगा, फिर पढ़ाई करूंगा और अच्छी पढ़ाई होगी। तुम्हें दिन भर में 10 घंटे देने हैं, कैसे दे रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। स्लॉट्स बांट लो, 3-3 घंटे के स्लॉट्स बांट लो, 3-3-4 हो गए 10 घंटे। हो सकता है ऐसा नहीं तुमको 4-4 घंटे बांटने हो, 4-4 घंटे बांट लो। हो सकता है तुम्हें 2-2 घंटे की स्लॉट चाहिए, 5 स्लॉट बना लो, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। मस्त बढ़िया तैयारी करना शुरू कर दो। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, डेली की तैयारी करो, डेली के 10 घंटे बनाओ। बुखार आ रही हो, 10 घंटे पढ़ना है, राइट।
अब जरूरी नहीं है बुखार आ रही तो 10 घंटे ही पढ़ोगे, ऑब्वियसली हो सकता है उस समय तुम 8 घंटे पढ़ो, लेकिन जब तुम्हारी बुखार सही हो जाए तो मेक श्योर कि वो जो 2 घंटे मेरे कम हुए हैं उनको मैं आगे जाकर के भर सकूं। और ये संडे का टाइम अच्छा होता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं 10 घंटे सोचता था लेकिन 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं टोटल वीक में बना लेता था कि अच्छा मुझे 10-10-10 करके इतने में जाना था, मेरे 60 घंटे होने चाहिए थे, मेरे 55 ही हो रहे हैं। तो 5 घंटे मैं संडे को दे देता था। है ना? तो एक बफर भी मिल जाता है, आपका टाइम शेड्यूल भी अच्छा रहता है, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाते हो, राइट? तो अब आपके पास सिर्फ यही है कि स्पीड लेकर के आनी है, एक्यूरेसी लेकर के आनी है, और ये दोनों चीजें किससे आएंगी? आपकी स्टडी से, जहां पर आप थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, सो दैट आप लोगों की सारी चीजें अच्छे से रहें। फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे, रिवीजन के लिए सुंदर सी नोट्स होंगी जहां से आप पढ़ाई करोगे और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। तो ये चीज करनी है। अब गाइस, इतना तो समझ में आ गया। अब पॉइंट ये वाला है कि कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना, क्योंकि आप लोगों के टाइम टेबल बनाते समय आपको जरूर फायदा करेंगे। और ये टॉपर्स की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वो मुझे जब भी कभी बताते हैं कि सर हमने ये एक हैबिट अपनाई हुई थी। हो सकता है जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूं उनमें से काफी सारी हैबिट्स आपकी होंगी, जो ना हो उनको एड ऑन कर लेना, और अगर नहीं है तो सारी एड ऑन कर लेना, तो मैं फायदा जरूर मिलेगा, राइट? तो गाइस, अगर मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसे भी कोई बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है कि 15-20 पॉइंट, ऐसे 5 ही पॉइंट है। इन 5 पॉइंट पे अगर तुम लोगों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली चीज क्या है? स्ट्रिक्टली फॉलो योर सिलेबस। बहुत स्ट्रिक्टली, कितना भी मन कर रहा हो कि भाई ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके डेप्थ में मुझे जाने का मन कर रहा है, मत जाओ। अगर सिलेबस तुम्हें गवारा नहीं है कि सिलेबस से ज्यादा जा रहे हो तो मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई वहां पे जाकर के ये नहीं चेक करने वाला कि तुम्हें कितना आता है, वो सिर्फ यही चेक करेंगे कि तुमने एग्जामिनेशन में क्या किया है, राइट? फिर उसके बाद दूसरी चीज, टेक डेली टारगेट्स। हम लोग टारगेट लेते हैं महीने भर के, हम लोग टारगेट लेते हैं 15 दिन का, नहीं, डेली का टारगेट लो ना। सुबह उठो, 15 मिनट अपने आप को दो और सोचो आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, लिख लो और चिपका लो अपनी स्टडी टेबल पे कि ये आज का टास्क है। और जो जो टास्क होते जाए टिक लगाते जाओ। आज के डेली के टारगेट्स लेना शुरू करो। जैसे ही तुम्हारे पास डेली के टारगेट्स आएंगे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, राइट? फिर उसके बाद गाइस, एक्स्ट्रा चीजें क्या होती हैं? एक्स्ट्रा टाइम निकालो पढ़ाई का। अब एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने उन्हीं दोस्तों से दोस्ती करके रखी हुई थी जो पढ़ाई मेरे साथ कर रहे थे या फिर जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं कभी भी उनसे दोस्ती नहीं करता था जो मेरे साथ अलाइन नहीं थे। अब क्या होता था, अगर मैं दोस्तों के साथ खड़ा भी हूं, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी खड़ा हूं, तो आधे घंटे में 15 मिनट पढ़ाई की बात हो जाती थी। और 15 मिनट अगर पढ़ाई की बात हो रही है ना, तो तुम समझो वो 15 मिनट भी तुम्हारे 10 घंटे के साथ एड ऑन होते हुए जा रहे हैं। पढ़ाई की बात करो, यार ये वाली रिएक्शन देखी, अच्छा फिजिक्स में तुमने ये वाली चीज कर ली, अरे ये वाली चीज ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, अरे इसका फॉर्मूला बहुत इजी है यार। एक वो आया था ना आइसोकोरिक प्रोसेस का, जो क्वेश्चन आया था, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, अरे आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी उसे बोलते हैं जहां पर आपका वर्क डन जीरो होता है। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छा सा रूल है, राइट? तुमने बात करी, जो तुमने बात करा वो एक्चुअली में तुम्हारे रिवीजन में भी काउंट हो गया, है ना? ओके। फिर उसके बाद एक चीज और होती है, जब हम तैयारी करते हैं हम हमेशा टाइम टेबल बनाते हैं, और टाइम टेबल बनाने के बाद हम सोचते हैं हम कल से तैयारी करेंगे, राइट? वो कल कभी नहीं आता। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो चला गया, चलो आज के दिन में से 10 घंटे में से 3 घंटे तो बचे हुए हैं ना, क्या मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा तैयारी कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो आज से तैयारी करो। कोई राइट टाइम नहीं होता, तुम्हें राइट टाइम बनाना पड़ता है। तुम अपना राइट टाइम खुद बनाओ। दिस इज द राइट टाइम, इस समय मुझे तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी करूंगा, इस तरीके से तैयारी की हैबिट डालूंगा कि यहां पर ये चीज मैंने पढ़ ली, ऐसा कर लिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मे भी शायद आप लोगों की ऐसी आदत हो या ना हो, मेरी बहुत ऐसी आदत है। जैसे मुझे ब्रश करने में बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं ब्रश कर रहा होता हूँ ऐसे खड़े होके शीशे के बगल में, ऐसे आराम आराम से। मतलब ये समझ लो, ऐसा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ब्रश करना चाहिए, मैं कम से कम 5-10 मिनट तक मेरा ब्रश हो रहा होता है। मैं ऐसे लगे लगे सोच रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ। तो मेरा 10 मिनट का टाइम वेस्ट होता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। आपको पता है मैंने क्या किया था? मैंने अपने शीशे के बगल में फॉर्मूले की लिस्ट लगा दी थी जो टफ होते थे। अब मैं सुबह सुबह ऐसे आंखें खोली और बढ़िया आधे से सबकॉन्शियस माइंड में मेरे वो फॉर्मूले जा रहे हैं। पिक्चर मेमोरी बन गई थी भाई साहब फॉर्मूलाज की। जो फॉर्मूले याद नहीं होते उनके पिक्चर याद आ गई थी। आंखें बंद करता तो मुझे दिख जाता था ये इस तरीके से, और सब याद होने लग गए थे। तुम 15 दिन 20 दिन ऐसा हैबिट करके देखो, तुम्हें याद हो जाएगा। डेली टास्क में भी मैंने क्या किया था, एक कठिन सा फॉर्मूला जो मुझे याद नहीं होता था, या फिर कोई वैल्यू जो मुझे याद ही नहीं होती थी, है ना, उस वैल्यू को मैं इस जगह पे लिख लेता था, इस जगह पे।
ऐसे पेन से इस तरीके से करके लिख लेता था, वो लिखी रहती थी सारा दिन। अगर वो मिटने लग जाए तो पेन से वापस से उसको रीराइट कर देता था। अब उससे क्या होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम ग्लास उठा रहे हो, तुम किचन में जा रहे हो, तुम पेन उठा रहे हो, तुम पन्ना पलट रहे हो, हर बार तुम्हारी नजर इस जगह पे पड़ती थी और इस जगह पे पढ़ने के बाद सब सेट हो जाता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं होता था। बहुत इजी है, सभी को याद होता है, MLT-2, मुझे नहीं होता था, मैं हमेशा भूल जाता था, हमेशा। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता था फोर्स से कि उसमें जैसे ही आता था MLT-2, अरे क्या होता है यार, कैसे था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी का क्या, मीटर का क्या, मैं यही करता रहता था। मैंने उसको MLT-2 यहाँ लिख लिया। मतलब बिलीव नहीं करोगे, आज भी मुझे MLT-2 यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है। मुझे नहीं याद होता था, अब याद है। है ना? तो यही होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद हो जाती हैं, बहुत इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद आता है रिवीजन। गाइज, रिवीजन करना तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है, तुम्हारी हैबिट है, तुम्हारी आदत होना चाहिए रिवाइज करना। जहां पर भी बैठे हो रिवाइज करना शुरू कर दो, खाना खा रहे हो, रोटी खाते खाते कुछ ना कुछ दिमाग में रिवीजन चलना चाहिए, है ना? प्रॉपर रिवाइज करो, चीजों को देखो कि और क्या क्या चीजें हैं जो मैं सोच सकता हूँ, उसी तरीके से एक हैबिट बना लो डेली की कि उनसे रिवाइज करना है। नहीं मन कर रहा रिवीजन करने का, ऐसे ही फोन उठाओ और फोन उठा करके रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका, इवन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम ऑडियो नोट्स भी बना सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से फोन लो और फोन लेकर के तुमको कुछ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात कर ले, चलो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेसेस की बात करते हैं। अब सारी की सारी प्रोसेस मुझे एक बार में देखना है कि कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आप लोगों का एक ऑडियो नोट बना रहा हूँ मैं, ठीक है? अब वो ऑडियो नोट भी तुम कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मम्मी ने बोला है कि जाओ जा करके सब्जी लेकर के आ जाओ, या फिर जाओ जा करके मेहमान आए कुछ सामान लेकर के आ जाओ, जाओ समोसे ही लेकर के आ जाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इन दैट केस तुम्हें क्या करना है, जा रहे हो कोई बात नहीं, हेडफोन लगाए अपनी बातें सुनते हुए जा रहे हैं। अब वो बातें कैसी हो सकती हैं, ऐसी कि चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेसेस जो होती हैं उनके फॉर्मूले, या फिर उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानना है, राइट? अब वो जो वेरियस प्रोसेस होती है, उन वेरियस प्रोसेस में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसका फॉर्मूला होता है पीवी टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर n कैन वेरी और n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बनती हैं। जैसे कि n की वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो ये कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस होती है, n की वैल्यू को 1 कर दूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाती है, n की वैल्यू को n रखूं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, n की वैल्यू को अगर मैं गामा कर दूं तो पीवी टू द पावर गामा एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाती है, जहां पर गामा जो होता है हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है फॉर एयर, इसकी वैल्यू 1.4 होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं और पीवी टू द पावर n और n की वैल्यू को अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाती है, जिसको मैं आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलता हूं। कई सारी किताबों में आइसोकोरिक प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोला गया है। इन द सेम मैनर जो आप लोगों की एडियाबेटिक प्रोसेस है और जो आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का एक और नाम है दैट इज आइसोपीस्टिक प्रोसेस। इस तरीके से करते हुए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना लिया, वीडियो क्या ऑडियो नोट्स बना ली। अब मुझे इसे सुनना है, बस ऐसे लगाओ और सुनना शुरू कर दो। आज हम रिवाइज करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेसेस जो होती हैं उनके फॉर्मूले, या फिर n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बनती हैं। जैसे कि n की वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो ये कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस होती है, n की वैल्यू को 1 कर दो तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाती है, n की वैल्यू को n रखो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, n की वैल्यू को अगर मैं गामा कर दूं तो पीवी टू द पावर गामा एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाती है, जहां पर मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है खुद की ऑडियो नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, एक हैबिट बना लो डेली, राइट? और जब ये हैबिट होगी तो तुम लोगों से सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से होंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये सारी चीजें तो कर ली, और जब इसके बाद अब तुमको तैयारी करनी है तो तैयारी करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? तैयारी करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे बेस्ट मेंटोर्स की, तुम्हें तैयारी करने के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हारे बैचेस की, क्योंकि जो 6 घंटे की स्टडी हो रही है उसमें क्या पढ़ोगे, किससे पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ोगे, तो इन सभी चीजों का भी सॉल्यूशन आप लोगों को दे देता हूं। और यहां पर गाइस आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों के बैचेस। अब इस बैच में अगर आप एनरोल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन बैच की या फिर इलेक्ट्रॉन बैच की, यहां पर आप लोगों को जैसे ये जो न्यूट्रॉन बैच है दिस इज फॉर ड्रॉपर्स, जहां पर आप लोगों को 11-12 दोनों मिल जाते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाती है। अब ये जो भी बैचेस देख रहे हो, ये बैचेस आपको कितने का पड़ रहा है? 3800 रुपीज का, 3840 का, राइट? कैसे मिल रहा है? जब आप लोग कूपन कोड यूज कर रहे हैं शिवा, राइट? अब भोलेनाथ का नाम लो, शुभ काम करने जा रहे हो,
कूपन कोड शिवा लगाओ और शिवा के साथ आप लोग खुद को एनरोल करो। अब गाइज एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम तैयारी कर रहे हो लाइफ टाइम की, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही होती है जहां पर तुमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए मिनिमम इनपुट तो इतना देना पड़ता है। अब इसके साथ आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, साथ में आप लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे टेस्ट सीरीज के, फिर उसके बाद क्लास नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हो, आपके पास डीपीपी सॉल्यूशंस भी होंगे, डीपीपी की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों के पास काफी क्वेश्चंस होंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, सो इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दैट। तो इसको इन सब को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका कूपन कोड है दैट इज शिवा, है ना। भगवान का नाम लेकर के शुरुआत करें, वो सबसे बढ़िया रहता है। जय भोलेनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग परेशान हैं कि मुझे कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, सोच रहे हो क्या करूं, तो गाइज क्लास 11th के लिए भी आपके पास स्टडी मटेरियल, क्लास 12th के लिए भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल आ चुका है, जिसको आप स्टोर से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, अगर मेरी कोई बात भी अच्छी लगी हो, कुछ एक नई चीज भी इस सेशन से सीखी हो, तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, बाय बाय गाइस।